अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्शन 1945-46। लेकिन इससे पहले हस्बे मामूल एज़ यूजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे पुराने लेक्चर के हवाले से। हमारा पुराना लेक्चर हम लोगों ने दिया था क्रिप्स मिशन प्लान पे। तो बेटा, आप लोगों ने याद रखना है कि जो डायरेक्शन टीचर्स की तरफ से आपको दी जाती हैं उनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। मटेरियल बुक के ऊपर भी होता है। पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप उसको पढ़ेंगे भी तो याद हो जाएगा। लेकिन ये जो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, वो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। वैसे आप अगर आर्ट सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी लेते तो एट द एंड आप फाइनल जाके तो फिर उसमें ये होता है कि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है। तो कोशिश ये करनी है। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि आपको वो पुराने तमाम टेक्निक्स याद करवाएं, जो टेक्निक्स आप ऑलरेडी आप लोग उनको फॉलो कर चुके हैं। आप लोग ये सारे के सारे काम कर चुके हैं। देखिए, माइंड मैप, फ्लो चार्ट आप बायो में भी बनाते हैं, यानी जूनियर क्लासेस में क्लास 3 से ऑनवर्ड आप लोगों ने, बल्कि 2 में आजकल माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि मेंटालिटी बहुत शॉर्ट होती है, छोटे दिमाग होते हैं, मुश्किल वर्ड्स होते हैं, उनको याद करना मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स के ज़रिए बच्चों को पॉइंट्स के ज़रिए सारी चीज़ें समझा दी जाएं ताकि उनको एक कॉन्सेप्ट आ जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ एक कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट है। अगर इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है तो आपके लिए एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं होता। सिर्फ एक थोड़ा सा दिमाग की बात है। लेकिन आजकल जो हालात जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग जाती हैं आपके पास क्लासेस की, तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जो चीज़ रह जाती है बार बार उसको रिपीट करके, जो समझ नहीं आती रिपीट करके बार बार देखने से भी याद हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के असातिज़ा हैं, हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ाते हैं, तो इसमें ये होता है कि जब किसी भी चीज़ की वीडियो देख ली जाती है, हिस्टोरिकल मूवीज़ जो हैं, अगर हम लोग उनकी तरफ तवज्जो दें तो देखें, हिस्टोरिकल मूवीज़ जब हम लोग देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी हमें समझ आ जाती है। इधर की लैंग्वेज अगर हमें समझ आए या ना आए, लेकिन स्टोरी पता चल जाती है कि इस स्टोरी में क्या चीज़ दिखाई गई है, वजह क्या थी। तो ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को देखते हुए जब आप एग्ज़ाम में या पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इन्हीं टॉपिक के हवाले से कोई ऐसा टॉपिक जो आपके सामने आ जाएगा, तो आपके माइंड में वो तमाम के तमाम वीडियोस आएंगी हमारी कि इस मौके पे सर ने हमें ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि बेटा इसको यूँ लिखना है, इसको यूँ लिखना है। तो वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन आपके काम आएंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन 1945-46, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो हमने क्रिप्स मिशन प्लान पढ़ा उसमें भी प्रोविंशियल इलेक्शन विल हेल्ड आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम के बाद इलेक्शन हेल्ड होने हैं। ये प्रपोजल्स आए, ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान में आए, उसको दोनों पार्टीज़ ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है इलेक्शन फाइनली अनाउंस हो गए। अब इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो इन्होंने होना था दिसंबर 1945 में, ठीक है। कौन से? सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखी। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर से में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने कम्पीट किया इलेक्शन में और फाइनली इलेक्शन में कामयाब हो गए, तो उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को जो पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है जो 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, वो तमाम के तमाम जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन में 1945 में जो कामयाब हुए थे, दे ऑल्सो विल बिकम द मेंबर ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के भी मेंबर थे और जिसके स्पीकर का नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन था। बात समझ आ रही है? आप इसमें
आपने इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखनी है, हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्शन 1945 एंड 1946। ये इलेक्शन है। आप सेंट्रल लेजिस्लेचर ये याद रखना है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब होता है मरकजी मजलिसे कानून साज। क्या कहते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर, मरकजी मजलिसे कानून साज, सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब होता है। आप इसमें हेल्ड होना था, और हेल्ड होने के बाद यानी कि इसमें लिखा हुआ है एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे वो फरवरी 1946। ये सेंट्रल हैं और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सूबाई मजलिस कानून साज के जो होने थे वो फरवरी 1946 में होने थे। दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। ये कब होने हैं? ये हेल्ड होने थे दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945, और ये हेल्ड हुए फरवरी 1946 में। ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि व्हेन द मुस्लिम लीग कम्पीट इन दिस इलेक्शन, जब उन्होंने इस इलेक्शन में कम्पीट किया, यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, उनका कहना ये भी था, यानी जना गांधी टॉक में जब गांधी ने कायद आज़म से मुलाकात की तो कायद आज़म और जितने भी एड्रेसेस किए पॉलिटिकल लीडर्स ने, उसमें वाज़े तौर पे ये एक हिदायत जारी की गई, एक ऐलान जारी किया गया कि आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये नारा था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, जिन्होंने उर्दू की प्रमोशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, एंड ही इज़ आल्सो प्रमोट द उर्दू लैंग्वेज। उन्होंने उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाता था, यानी कि कांग्रेस का कहना यह था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक माइनॉरिटी पार्टी है इंडिया की, इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम्स को। तो इसलिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, कायद आज़म की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई, एलानिया जारी किए गए, वो ये एलानिया जारी किया गया था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, और आने वाले इलेक्शन में ये बात साबित हो जाएगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाचे इलेक्शन हेल्ड हुए, और उन इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेचर की तमाम के तमाम सीटें हासिल कर ली। समझ आ रही है बात? और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की भी मोर देन 90% सीटें हासिल कर ली, यानी कि 80 to 90 के दरमियान। तो यानी 495 में से 446 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो मुसलमानों ने हासिल किए थे, यानी कि टोटल कितने थे? 495। मुस्लिम लीग ने कितने हासिल किए? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों को मिलाकर 446 सीटें जो हैं वो मुसलमानों ने हासिल की। इसमें बंगाल में जो दो अहम इलाके थे, जिसमें एक बंगाल था, बंगाल में 113 सीटें हासिल की इन्होंने, 119 टोटल नंबर ऑफ सीट थी जिसमें से मुसलमानों ने कितनी सीटें हासिल की? 113 सीटें। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरे नंबर पे केपीके में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो 36 थी, मुसलमानों ने कितनी हासिल की? 17 सीट्स। तो इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें और इसके जो डिस्ट्रिक्ट सेलत है और आसाम है उसमें दोबारा इलेक्शन हुए आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो 3
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीर मानकी शरीफ हैं, मौलाना अब्दुल कयूम खान अब्दुल कयूम खान हैं, इनको कायद-ए-आज़म की तरफ से खुसूसी हिदायत दी गई थी कि वो KPK में उस वक्त जो NWFP था उस प्रोविंस में पॉलिटिकल कैंपेन को रन कर सकें, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शन है उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम हासिल किए गए थे। इसलिए कायद-ए-आज़म रिक्वेस्टेड टू द पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कैंपेन को कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि KPK जो प्रोविंस है वो भी पाकिस्तान में शामिल हो जाए। दूसरा जो है बंगाल का डिस्ट्रिक्ट सेलत जो है उसका ये नतीजा निकाला गया कि जब तक ईस्ट बंगाल को डिस्ट्रिक्ट सेलत ईस्ट बंगाल को अगर वोट कास्ट करता है तो फाइनली इट बिकेम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अगर वो ईस्ट बंगाल को वोट देगा, अगर ईस्ट बंगाल को वोट नहीं देगा तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान टेरिटरी, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसमें आप लोगों ने जो शामिल करना है वो यही है। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, हम लोगों ने तो इस पर बहुत बड़ी डिस्कशन कर दी, यानी कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इलेक्शन 1945-46 के जो हुए, 45 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के हुए, 46 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हुए। सेंट्रल लेजिस्लेचर की तमाम के तमाम नंबर ऑफ सीट्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 सीट्स थी, 30 सीट्स जो है वो तमाम के तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली, जिनके टिकट मुसलमानों को दिए गए थे। सारी की सारी सीटें जीत ली, एक भी हारे नहीं हैं। क्लियर हो गया? अब प्रोविंशियल इसमें से आप निकाल लें जितनी भी प्रोविंशियल बनती हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोविंशियल सीट्स जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 495 थे। 495 प्रोविंशियल और सेंट्रल को मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 495, जिसमें से 446 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीत ली। और इस बात को साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग ही वो वाहिद नुमाइंदा जमात है इंडिया की जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि इस इलेक्शन में इस चीज़ को साबित कर दिया गया कि पहले कांग्रेस का कहना यह था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लीग का नारा ये था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। चुनाचे मुस्लिम लीग ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया कांग्रेस को कि आने वाले इलेक्शन में ये बात वाज़े तौर पे साबित हो जाएगी कि आया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही है मुसलमानों को। तो इलेक्शन में ये बात वाज़े हो गई, अयां हो गई कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। क्लियर हो गया? तो इसके बाद मुसलमानों ने अलग मुमलिकत का, पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया। लिहाजा अगले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग फिर आगे जो है 3 जून प्लान भी डिस्कस करेंगे। 3 जून प्लान के बाद फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप जान लें, समझ लें कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई इलेक्शन 1945-46 के हवाले से या इससे पुराने जितने भी टॉपिक हैं उनके हवाले से अगर आपको समझ नहीं आई तो हमारे 2 या 3 टॉपिक रह गए हैं। इसके बाद डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 के हवाले से मैं आपको ये बात बहुत वाज़े तौर पे बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 वो चैप्टर है जिसमें से हर साल एनुअल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है? 1 क्वेश्चन मस्ट
इंक्लूडेड इन द एनुअल एग्जाम। मैंने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा जिसमें पहले चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। या तो सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान आता है, अलीगढ़ मूवमेंट आता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आता है, या खिलाफत मूवमेंट आता है, या कैबिनेट मिशन प्लान आता है, या 3 जून प्लान आता है। तो इसमें से एक ना एक टॉपिक ऐसा ज़रूर है जो विच विल बी इंक्लूडेड इन द एनुअल एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ाम में ज़रूर इंक्लूड होता है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन को ख़ुसूसी तौर पे याद कर लें तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम हर साल इंटर के एग्ज़ाम पेपर चेक करने के लिए जाते हैं फेडरल बोर्ड में, तो हमारा वास्ता पड़ता है, सप्लीमेंट्री के भी चेक करते हैं, और इसमें तकरीबन कोई 14-15 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो 14-15 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं। मेरी नज़र में ये बहुत अहम चैप्टर है, इसमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप अगर चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे तो डेफिनेटली आपका तकरीबन 20 और मोर देन 20% जो पोर्शन है एनुअल एग्ज़ाम का वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत अहम है। तो इसमें दोबारा रिवाइज कर लें। रिवीजन में ये है कि इलेक्शन, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा आपने नहीं करना। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्शन 1945-46 हेल्ड हुए, सेंट्रल लेजिस्लेचर का दिसंबर 1945 में, प्रोविंशियल का फरवरी 1946 में हुआ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो मुसलमानों की 495 थी, जिसमें 446 सीट्स मुसलमानों ने जीत ली। और मैंने आपको बताया जिसमें मुसलमान हारे वो ये प्रोविंस था KPK, और ये प्रोविंस था बंगाल का डिस्ट्रिक्ट सेलत, ठीक है। उसमें से मुसलमानों को कम सीटें मिली, और साथ में जो KPK है उसमें से मुसलमानों को कम सीट्स मिली, जिसमें मैंने आपको बताया कि खान अब्दुल कयूम खान, पीर मानकी शरीफ और सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये 3 पॉलिटिकल लीडर थे जिनको कायद आज़म ने खुसूसी रिक्वेस्ट की थी कि वो इनको कन्विंस करें लोगों को ताकि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं रेफरेंडम के ज़रिए। तो बाद में इसीलिए KPK बाद में शामिल हुआ, क्योंकि इसमें बहुत से क्राइसिस हैं। KPK अफ़गानिस्तान भी ये चाहता था कि KPK उसका पार्ट है, ठीक है। इसीलिए उसने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया तकरीबन 6 महीने के बाद, जिसकी वजह से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में ताख़ीर हुई। अगर वो पाकिस्तान को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेता, रिकग्नाइज कर लेता, तो डेफिनेटली हम लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स बन जाते, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ही कायद आज़म की यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उनके साथ मुलाकात हुई जिसमें कायद आज़म ने इस बात को कन्वे कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क बनेगा, तो हमें डेफिनेटली मेंबरशिप बहुत जल्दी मिल जाती। लेकिन अफ़गानिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से और रिकग्निशन लेट करने की वजह से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन लेट मिली, यानी कि नुमाइंदा हमने वहाँ पर लेट भेजा, मेंबर हम लेट बने। वो एक अलग स्टोरी है, वो बाद के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा टुडे वी डिस्कस्ड 1945-46 इलेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक। इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक, आप पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ आई नहीं आई। लेकिन मैंने आपको बहुत वाज़े तौर पे, मेरे ख़्याल में क्लियर हो गया होगा, वाज़े तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि इसमें टोटल गिनी चुनी 2, 4, 5 अहम चीज़ें हैं जो आपने समझनी हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल जो है वो नहीं है कि आप लोग इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये लंबा टॉपिक भी नहीं है। हो सकता है अगर आएगा भी तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं थ्रू ईमेल। अल्लाह हाफ़िज़।